को नमस्कार। मैं रजनीश कुमार, राष्ट्रीय जनता दल सैनिक प्रकोष्ठ प्रदेश उपाध्यक्ष बोल रहा हूँ। और हम लोग नमस्कार, मैं आदर्श शर्मा और स्वागत है आप सबका इस शो में जिसका नाम है पॉलिटिकल एनालिसिस बाय रजनीश कुमार। और रजनीश जी हमारे साथ है, तो चलिए आज हम एक और एपिसोड शुरू करते हैं इस शो का। और आज हम जिस मुद्दे पे बात करने वाले हैं वो आज के दिन का एक बहुत अहम टॉपिक है और बहुत लोग बहुत क्यूरियस है इस बारे में जानने के लिए, क्योंकि आज ही कश्मीरी नेताओं का बैठक हुआ और आज हम हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट से उन्होंने बात की। तो चलिए इस बारे में हम चर्चा करते हैं रणजीत जी से। तो सर, जो पहला सवाल है मेरा ये है कि आपके हिसाब से आज के बैठक का मेन एजेंडा क्या था? आज के बैठक का मेन एजेंडा था कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने बुलाया था कि कश्मीरी नेताओं को जो धारा 370 हटा दी गई और 2 साल जो सिचुएशन हुआ तो आगे कैसे बढ़ा जाए, माने पॉलिटिकल एक्टिविटीज कैसे स्टार्ट किया जाए, या जो सिचुएशन है उसका आकलन करने के लिए एक था। मेरे ख्याल से एजेंडा यही था। और प्राइम मिनिस्टर साहब कश्मीरी नेताओं का खास करके जो माने इसमें जम्मू के नेता भी मिले थे, जैसे कविंद्र गुप्ता और निर्मल सिंह, कुछ बीजेपी के भी लीडर्स थे, कांग्रेसी लीडर्स थे, और डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, उनके लड़के उमर अब्दुल्ला दोनों मुख्यमंत्री रह चुके हैं, महबूबा मुफ्ती पीडीपी की, ये सब लोग मिले थे। तो प्राइम मिनिस्टर साहब का मेन एजेंडा था कि पॉलिटिकल सिचुएशन के बारे में विपक्षी लोग क्या सोच रहे हैं उसका आकलन कर, मुझे जो लगे। बिल्कुल बिल्कुल सर। और हमें पता है पिछले जब से ये आर्टिकल हम स्क्रैप किया है सेंट्रल गवर्नमेंट ने, तब से कश्मीरी नेताओं की नाराजगी रही है केंद्र सरकार पे। और वक्त समय समय पे उन्होंने इस चीज को मीडिया में भी आके उन्होंने इस चीज को बताया कि कैसे वो नाखुश है इस चीज से। तो सर, यहाँ पे जो सवाल ये है कि आज फिर हुआ क्या फाइनली इस बैठक में? आज जो बातचीत हुआ, मुझे लग रहा है कि कश्मीरी नेता होमवर्क करके नहीं आए। होमवर्क करके आने का मतलब क्या होता है कि आप जिस बात के लिए 2 साल से स्ट्रगल कर रहे हैं, जिस बात के लिए आपकी नाराजगी है, और आपका जो सिचुएशंस है, और आप सेंट्रल गवर्नमेंट के भी सिचुएशन देख रहे हैं, तो उनको एक एजेंडा लेके आना चाहिए था, फिजिबल एजेंडा लेके आना चाहिए था कि हमें करना क्या। लेकिन जो मैक्सिमम लीडर्स थे, जैसे महबूबा मुफ्ती धारा 370 के बारे में फिर बोल रही थी, जबकि यह सत्य है कि अब धारा 370 की वापसी का कोई सवाल ही नहीं, और वो बेवजह कह रही है। धारा 370 से तुम्हें कुछ था नहीं एक्स्ट्रा, थोड़ी मोड़ी बुराइयां थी तो उसे समाप्त कर दिया। पहले भी भारतीय संसद सुप्रीम था, कश्मीर हो चाहे कहीं भी, और अभी भी है। हाँ, कश्मीरियों को कुछ स्पेशल प्रोटेक्शन था, जैसे वो हर बहुत सारे जगह बॉर्डर स्टेट में है, नागालैंड में है, जैसे आर्टिकल 371 हम लोग कहते हैं, जिसे मणिपुर में, मिजोरम तो पूरी की पूरी ईसाई स्टेट है, और ईसाइयों की चलती है और अपनी मन क्यों चलाते हैं, चर्च का रूल चर्च भी चलाता है, लेकिन भारतीय लोकतंत्र के अनुसार चलते, भारतीय संसद के हिसाब से चलते, पूरी तरह से पीसफुल स्टेट है। तो ये लोग होमवर्क करके नहीं आए। होमवर्क मतलब इनको, ठीक है, धारा 370 की बात आप करते रहिए, जैसे उमर अब्दुल्ला ने कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, ठीक है, वो भी बात एक ठीक है, कोर्ट जाइए, वो भी एक संवैधानिक बात। लेकिन अभी जो स्थिति थी कि इलेक्शन कैसे हो, कितनी सीटें हो परिसीमन की, चुनाव में कश्मीर में कितने लोग होंगे, जम्मू में कितने लोग होंगे, कितने दिन के अंदर चुनाव हो जाने चाहिए, ये सब बातों पर एक उनके पास फुल प्रूफ योजना होना चाहिए था। तो वो कुछ लेकर के आए नहीं थे। वो जैसे मैं देखता हूँ बिहार के गांव में या कस्बों में चाय की दुकानों पर जिस तरह की चर्चा होती है, उसी तरह की वो बात कर रहे हैं। थोड़ा मोड़ा सॉलिड स्टेटमेंट अगर आया किसी की तरफ से, तो उमर अब्दुल्ला की तरफ से, तो वो कह रहे थे कि आप चुनाव जल्दी कराइए। मतलब उनका कहना स्पष्ट था प्राइम मिनिस्टर को कि आप परिसीमन कर सकते हैं तो आप कीजिए, नहीं कर सकते हैं तो जो एग्जिस्टिंग मेंबरशिप है एमएलए की, आप उसी के बेसिस पर कराइए। लेकिन
वहाँ मुख्यमंत्री बहाल हो, एक रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट बने, उमर अब्दुल्ला जी का कहना था। तो एक था, बाकी लीडर्स प्रिपेयर नहीं थे। मुझे जो लग रहा है तो उनके मन में जो क्षोभ है कि जो लीडर्स जेल में बंद है उन्हें रिहा कर दिया जाए, लोगों को इंडिपेंडेंस लिबर्टी दी जाए। तो ये सब बातें तो भारत सरकार किसी की लिबर्टी काट नहीं रही, किसी को जबरदस्ती जेल में घुसा नहीं रही। अब कोई पत्थर फेंक रहा, कोई बेवजह भारत सरकार को बदनाम करेगा, प्रोपोगेंडा चलाएगा, अति करता है, तभी भारत सरकार जेल में घुसाती है। तो ये लीडर्स भारत सरकार को भी कहे, मैं नहीं कहता हूँ कि भारत सरकार ही ठीक है, कश्मीरी लोग नेता गलत, ठीक है, जहाँ यहाँ गलत होता है यहाँ का कोर्ट है, मानवाधिकार संगठन, लेकिन साथ में वो वहाँ की जनता को भी समझाए कि बेवजह का हल्ला बोल ये सब करके, एजुटेशन करके, माने इंडिपेंडेंस जो स्वतंत्रता की बात जो कश्मीरी जनमानस में जमात इस्लामी में घुसा दी, उस बात का कोई मतलब नहीं। हम राष्ट्र कश्मीरियों को समझाए कि राष्ट्र की पुनर्धारा में लौटे, तो जनता में कैसे कंपेन करेंगे इसके बारे में भी इन कश्मीरी नेताओं के पास कोई योजना नहीं। क्योंकि महबूबा मुफ्ती को डर लगता है अगर हम एग्री करेंगे तो फारूक अब्दुल्ला कुछ बोल देंगे और पॉलिटिकल बेनिफिट होगा। फारूक अब्दुल्ला को लगता है कि अगर हम कुछ बोल दे ऐसी बातें जिससे कश्मीर में शांति बहाल हो तो तुरंत महबूबा मुफ्ती को लाभ हो जाएगा। तो ये आपसी खींचतानी है। कश्मीरी नेताओं के बारे में कहा भी जाता है कि लोग नमाज कर पढ़ते समय भी भगवान माने अल्लाह से ये नहीं दुआ करते कि मेरा भला हो, उससे पहले ये करते कि दूसरे का लाभ ना हो जाए। तो ये लगा मुझे, दे वर नॉट प्रिपेयर्ड, आई विल से। गवर्नमेंट प्रिपेयर थी, बड़ी चालाकी से बात कर रही थी, अपनी पत्ती खोली नहीं है। लेट अस सी। जी जी सर, और हमें वही बात आ जाती है फिर से कि हिंसा, अब हमारे भारतवर्ष जो बुद्ध और गांधी का देश है, वहाँ पे हिंसा की तो वैसे ही कोई जगह नहीं है, और हिंसा से वैसे कश्मीरी अवाम का ही नुकसान है, और बाकी तो पॉलिटिक्स राज चलती रहेगी, लेकिन नुकसान अल्टीमेटली कश्मीरी लोगों का है। वो आर्टिकल 370 के जाने से उनको अगर फायदा होगा तो वो हमें आगे पता चल जाएगा जब इलेक्शन होगा कश्मीर में। जी, तो सर यहाँ पे जो अगला सवाल है वो ये है कि कश्मीर को अब फिर किस रास्ते में आगे बढ़ना चाहिए? कश्मीरियों को माने जैसे भारत के बाकी स्टेट हैं उस तरह से आगे बढ़ना चाहिए। मेरा कहना है कि जम्मू और कश्मीर में माने बराबर बराबर एमएलए, अभी तक कश्मीरियों को थोड़ा एमएलए ज्यादा दी जाती है और जम्मू को कम दिया जाता है। तो इस चक्कर में क्या होता है, कश्मीरी नेता हावी रहे जम्मू के डेवलपमेंट पे, जम्मू के साथ थोड़ा ये होता है। अगर केंद्रीय शासन है जैसे कि दिल्ली में, दिल्ली मॉडल जम्मू कश्मीर के लिए सही है, वहाँ पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं है, क्योंकि जहाँ पूर्ण राज्य है और बॉर्डर स्टेट है तो पाकिस्तानी आतंकवादी घुसते हैं और जो जमात इस्लामी रेडिकलाइजेशन करता है, इसलिए लीडर दबाव में आ जाता है। और दबाव में आने के कारण क्या होता है, उनका सॉफ्ट अप्रोच होता है समाज विरोधियों के प्रति, विद्वेष फैलाने वालों के प्रति। तो यह काम जो अगर पुलिस देखे तो पॉलिटिकल लीडरशिप होने के कारण वहाँ जो ये सब हो जाता है और समाज में बहुत अशांति, तो वो नहीं होगा। तो जैसे दिल्ली में है सेंट्रल पुलिस है, चंडीगढ़ में सेंट्रल पुलिस है, तो इसी तरह से पुलिस डिपार्टमेंट दिल्ली की सरकार देखे और बाकी मामलों में कश्मीर और जम्मू में बराबर हो, जिसमें कि रियासी का जो इलाका जहाँ मुस्लिम पॉपुलेशन है, चाहे डोडा इलाका, वो एमएलए के सीट करके, मतलब अब नहीं समझे, जैसे जम्मू में ही रियासी का इलाका, जम्मू में ही डोडा का इलाका, किश्तवाड़ का क्षेत्र, तो अप टू रामबान नहीं कहूंगा, मतलब डोडा वाले एमएलए कश्मीर में काउंट हो और जम्मू में काउंट हो, जो जम्मू के जो उधमपुर है, अवंतीपुर है, जम्मू कठुआ, फिर रामबान जहां से मुफ्ती मोहम्मद सईद जीतते थे इलेक्शन, ये सब इलाके जम्मू के एमएलए काउंट और बराबर बराबर एमएलए हो, जिससे कि रियल कंपटीशन हो, डेमोक्रेटिक कंपटीशन। और फिर जो सब आपसी सहमति से हिंदू हो या मुस्लिम हो, जो भी मेजोरिटी हो, चीफ मिनिस्टर बने और राज्य के प्रशासन संभालने में वो स्वतंत्र हो। जैसे दिल्ली के प्रशासक चीफ मिनिस्टर हैं, चंडीगढ़ के हैं,
और कानून व्यवस्था भारत की सरकार देखे, और पहली बात इस तरह से आगे प्रक्रिया आगे बढ़े और वहां चुनाव हो, और मेरे ख्याल से परिसीमन के बाद चुनाव, जहां इतना दिन रुका गया 6 महीने और रुक जाए, सरकार जल्दी से परिसीमन मतलब एमएलए सीट का रिस्ट्रक्चरिंग करके फिर चुनाव कराए, चुनाव फ्री एंड फेयर हो जैसे भारत के और राज्यों में होता है। वाजपेयी जी जब प्राइम मिनिस्टर थे तब भी हुआ था। एक ही बार हमने सुना है कि जब फारूक अब्दुल्ला चीफ मिनिस्टर थे तो रिगिंग किया था उन्होंने, तो कहीं रिगिंग विगिंग नहीं हो, जो जीते उसको आप पावर दे दीजिए, वो प्रशासन संभाले और पुलिस दिल्ली संभाले। और भारत की सरकार का यह नैतिक जवाबदेही है कि कश्मीर में पाकिस्तानी आतंकवादी घुसे, हाँ, क्योंकि कश्मीरियों पर एक दबाव रहता है, आतंकवादी चूहे की बिल की तरह घुस जाए, फिर उनको धमका के दबाव में लेते, तो भारतीय सेना वह कार्य कर रही है, तो यह भारत सरकार का जवाब है। तीसरा, जो बीते वर्षों में जमात इस्लामी ने जो रेडिकलाइजेशन किया उसको रिवर्स करने की एक प्रक्रिया आ रही है। ये 3 डायरेक्शन हो और इसके बेसिस पर कश्मीरी लीडर होमवर्क करके आए और दिल्ली से बातचीत करे, और उनको एक स्पेशल प्रोटेक्शन लग रहा है धारा 370 से था, वैसे मुझे तो नहीं लग रहा है, उनको अगर चाहिए तो जैसे नागालैंड में है या मिजोरम में क्रिश्चियंस को है, तो सरकार से बातचीत करके वो कुछ चाहिए तो अपना ले। कारगिल डिस्ट्रिक्ट कैसे पीसफुल डिस्ट्रिक्ट है, वो भी रहे पीसफुली, अपना ही देश है वो, तो कश्मीरी नेता प्राइम मिनिस्टर राष्ट्रपति बन सकते हैं, उनको एक चीफ मिनिस्टर, लेकिन देश को तो समझे अपना, ये देश का गाना ही है, इस देश ने उसको प्यार दिया जिसने इस मिट्टी में जन्म लिया, तो सबको प्यार दे। और पाकिस्तान की जहां तक बात है तो हम तो उसकी एक्सिस्टेंस ही एक्सेप्ट नहीं कर, पाकिस्तान से ज्यादा मुस्लिम तो हिंदुस्तान में है भाई, पाकिस्तान क्यों, हम तो कहते हैं पाकिस्तान भी भारत में मिल जाए, और जैसे डॉक्टर लोहिया कहते थे या और भी बड़े लीडर पंडित नेहरू भी कहते थे कि एब्रेजन टुडे और टुमारो पाकिस्तान विल मर्ज विद द इंडिया, तो पाकिस्तान एक महासंघ बने जिसमें उसको भी लिबर्टी हो, लेकिन डिफेंस कम्युनिकेशन ये सब भारत सरकार के हाथ में आ जाए। और लेकिन ठीक है, वो बात की बात है, कश्मीरी नेता 3 पॉइंट पर आगे बढ़े। बिल्कुल बिल्कुल। और सर हमें पता ही है कैसे सेंटर और स्टेट कोऑर्डिनेशन बहुत ज़रूरी है किसी भी स्टेट के लिए, चाहे वो कश्मीर हो, नागालैंड हो, मिजोरम हो, चाहे हमारे बाकी स्टेट्स हो, सब में ये सेंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन तो ज़रूरी है अगर शांति से गवर्नमेंट वर्क चलने के लिए। तो सर अब एक सवाल जो ध्यान में आ रहा है कि ये जो समाधान की ओर आगे बढ़ रही है, ये समाधान है कि समस्या की ओर आगे बढ़ रहे हैं? दिल्ली की सरकार तो समाधान के रास्ते पर है, लेकिन जम्मू के लोग भी उसके साथ हैं, तो लद्दाख के लोग तो है ही, कश्मीर में जो बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट बारामूला, चाहे सोपोर, अनंतनाग, रामबान तक तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, श्रीनगर तक आप कर सकते हो, लेकिन ये कारगिल के तरफ से जो आतंकवादी घुस रहे हैं, या पीर पंजाल, ये हाजी पीर दर्रा से घुस रहे हैं, या उस तरफ से जो घुसते हैं किशनगंगा नीलम वैली के तरफ से, तो ये लोग जो रेडिकलाइजेशन करते हैं और समस्या क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, तो यहाँ पर माने कश्मीरी लीडरों को बहुत बड़ी सेक्रीफाइस देनी पड़ेगी, उनको अपने लोगों को समझाना पड़ेगा कि भारत के साथ लोकतांत्रिक प्रक्रिया में शामिल हो, और भारत सरकार ट्रूली चाहती है कि समस्या का समाधान है। जो भी क्लोजली वॉच कर रहे हैं, मनोज सिन्हा वहाँ के अभी गवर्नर है और वो पहले भी मिनिस्टर थे, वेरी एफिशिएंट पर्सन, और भारत सरकार ने रोड बनाने के लिए श्रीनगर में रिंग रोड बनाने में, जवाहर बनिहाल में टनल में, माने जोजिला पास में इतनी भारी भरकम इकोनॉमिक पेशकश की है कि कश्मीर तो स्वर्ग बन जाएगा, लेकिन उन लोगों को भी समझना पड़ेगा कि बेवजह का टंटा करने से कोई लाभ नहीं है। तो क्या इस्लाम उनके खतरे में, उनकी जो पूजा पद्धति है हिंदुओं से मिलती है, और जैसे मन है जैसा चाहे जिसको चुनना है उसको चुने, अपनी सरकार आप चलाओ, बस राष्ट्रद्रोहियों के तरफ मत जाओ। नहीं तो आप देखो ना, 3 डिस्ट्रिक्ट है मुस्लिम डिस्ट्रिक्ट, और भारत में उससे ज्यादा पॉपुलस मुस्लिम डिस्ट्रिक्ट आप उत्तर प्रदेश में जाओ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, बिजनौर, इस सब में 55% मुस्लिम, असम में धुबरी 80% मुस्लिम, वो लोग कैसे पीसफुली है भाई,
वो लोग रहते हैं कि नहीं रहते? शांति से जी रह रहे सर। हैं। सिलचर कचार में हैलाकांदी, बिहार में किशनगंज डिस्ट्रिक्ट 75% मुस्लिम पॉपुलेशन। कहाँ है भाई किसी के धर्म पर कोई खतरा? उल्टा कश्मीरी जो मुस्लिम है, जब आतंकवाद चला तो कश्मीरी पंडितों के लिए जीना हराम कर दिया। हम सब जानते हैं कश्मीरी पंडितों को भागना पड़ा। कश्मीरी पंडित कैसी दुर्दशा का जिंदगी जी रहे, जम्मू में जाके कोई देख ले। तो डॉक्टर मनमोहन सिंह आए तो उन्होंने, और गुलाम नबी आजाद चीफ मिनिस्टर थे, उनके लिए घर की व्यवस्था हुई थी। तो कश्मीरी लीडर्स लोगों को समझाए, भारत की सरकार समस्या का समाधान के रास्ते पर, तो समस्या सुलझ जाए। और सेंट्रल गवर्नमेंट सेना को जैसे सपोर्ट कर रही है, थोड़ा आगे बढ़ के पाकिस्तान को टाइट करना पड़े। जैसे बालाकोट और उड़ी स्ट्राइक हुआ, पाकिस्तान के हार्ट में हिट करना पड़े। और उसके लिए मैंने पहले भी अफगान सीरीज में बोला, दर्रा खैबर, बिना उस दर्रा खैबर को बंद किए हम नहीं सुलझा सकते। भारत में आतंकवादी घुसते रहेंगे। महाराजा रंजीत सिंह के समय अब्दाली भी आता था, तो उस समय भी सिख जनरल सब कहते थे कि दर्रा खैबर को बंद कर। तो दर्रा खैबर पे जो अफगान हुकूमत हो, इंडियन, रशियन, ये सब की एक ज्वाइंट पेट्रोलिंग है। जी सर, जी सर, बिल्कुल। और हम सभी चाहते हैं कि कश्मीर का मसला जल्दी से समाधान हो, क्योंकि आखिर हिंदुस्तान का ताज है कश्मीर, और हम चाहते हैं कि हमारा ताज चमके हमेशा। नहीं, तो ये स्वतंत्रता की तो कोई बात नहीं, कश्मीरी अवाम परेशान है। भारत की सेना झेलम में भारतीय सेना की खून बहती है, पानी में बहा, जिसके कारण भारत एक सुदृढ़ सक्षम राष्ट्र है। यह तो कोई भी स्टेट जाने की तो कोई बात ही नहीं। आप राष्ट्रभक्त हैं तो आप रहिए, कुछ भी बन जाइए, नहीं है तो कश्मीर क्या, चाहे बिहार हो, चाहे उत्तर प्रदेश, कहीं के भी हो, ये शक्तिशाली भारत है, जिसकी भारत की शक्तिशाली रीढ़ है इसकी से, तो जाने वाली तो कोई बात ही नहीं। बिल्कुल तो जब बिल्कुल परेशान हो रहे हैं। लेकिन ये बिल्कुल पाकिस्तानी घुसता है, वो समझाता, एक जमात इस्लामी वाला सैयद अली शाह गिलानी, बिल्कुल। यही दो मेन कल्प्रिट। ग्लोबल पॉलिटिक्स में भी अब कश्मीर इन्हीं वजह से, कश्मीर भी एक अहम हिस्सा बनते जा रहा है इस एरिया का। जो, और आपने अभी कहा कि जैसे अफगानिस्तान के इस एरिया से बहुत सारे इन्फिल्ट्रेशंस हो रहे हैं, और जो हमारे लिए काफी खतरनाक है। तो फिर सिर्फ लोकली नहीं, ग्लोबली भी इस चीज का एक समस्या समाधान हो, इसकी भी जरूरत है। तो इसी के साथ ग्लोबल पावर पाकिस्तान को फोर्स करे कि वो कश्मीर में इंटरफेयर करना बंद करे, और शिमला बिल्कुल। समझौता में बायलैटरल पैक्ट है, आतंकवादी भेजना बंद करो और भारत सरकार से बातचीत करे, बिना मतलब बिल्कुल। के बकवास मत करे। क्योंकि भारत अगर पलटवार कर दिया, जैसे 2 बार कर चुका है, तीसरी बार चौथी बार, तो पाकिस्तान को बहुत भारी पड़ जाएगा। इट्स एग्जिस्टेंशियल एग्जिस्ट विल बी अंडर पेस्ट। बिल्कुल बिल्कुल सर। कोरोना नहीं आता तो उसको कुछ और भी हो ही जाता है। जी, ठीक है सर, अच्छा लगा आपसे बात करके। तो इसी के साथ आज का एपिसोड हम खत्म कर रहे हैं। थैंक यू सर फॉर योर टाइम, और मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में किसी एक नए टॉपिक के साथ।